ओके बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। मान लो एक फुटबॉल रखा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक है, और तुम्हारा पैर जो है फुटबॉल में सटा हुआ है। फुटबॉल हिलेगा नहीं। मान लो एक ट्रक है, एकदम लोडेड ट्रक, ठीक है ना, वो एक पेड़ में, ट्री में सटा हुआ है, कुछ होगा नहीं। अब तुम अपने पैर को मोशन दो, पीछे ले जाओ, खींच के मारो फुटबॉल को एकदम, ठीक है। इसको किक करना बोलते हैं। तो जब तुम्हारा पैर मोशन में है तो फुटबॉल के साथ कुछ होगा, फुटबॉल डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। और वही ट्रक अगर मोशन में रहता, सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, और जाके उसी पेड़ से सटने की कोशिश करता, पेड़ तो उखड़ जाता एकदम चर से, है कि नहीं। तो कोई चीज अगर मोशन में होती है, ठीक है ना, तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसमें एनर्जी होता है, तभी तो वर्क कर सकता है ना। वर्क करता कौन, इसके पास एनर्जी हो, ठीक है। तो मोशन की वजह से एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नोट करता हूं, देखिए। एनर्जी possessed ड्यू टू मोशन, ठीक है, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। और ये याद है एसओपी। एसओपी का मतलब जिसमें बहुत सारा पार्टिकल होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। तो सपोज आप एक ब्लॉक लीजिए, इसका एक पार्टिकल मान लीजिए, यह अभी रेस्ट पर है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी आप क्या कहेंगे, 0, ठीक है। आप इस पर एक फोर्स लगाइए, ठीक है ना। ये फोर्स कांस्टेंट हो सकता है या फिर चाहो तो वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये डिस्प्लेस होगा और तब ये रेस्ट में नहीं रहेगा, इसका कुछ वेलोसिटी हो जाएगा v, जो कि 0 नहीं रहेगा, ठीक है। इट मीन्स इसके पास अब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहां से आया, वो इसके वर्क डन की वजह से आया। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है। सरफेस आप क्या मान लीजिए, स्मूथ, यहाँ पर नॉर्मल और एमजी का कोई वर्क नहीं होगा, इसके वजह से इसमें एनर्जी आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो आप इसको लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, 1/2 डिवाइड भी कीजिए और उसको आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्यों किए, आप थर्ड इक्वेशन याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u है कितना, 0 है बाबू। तो आप देख सकते हैं 2as इक्वल टू है क्या, v स्क्वायर। तो ये हो गया जी बच्चों आपका फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ओके। ये फोर्स जो है ना बच्चों, यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर यही फोर्स वेरिएबल रहता तो मैं एक दूसरे तरीके से भी इसका फार्मूला डिराइव कर सकता हूं। देखो,
तब आपको जो वर्क डन है ना वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, F.ds। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, m इंटू ए, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू डी एस बाई डी टी और इंटू डीवी, ठीक है। यहां मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं साइड में। आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv बाई डी टी, उसी प्रकार से बच्चों स्पीड को लिखा जाता है ds बाई डी टी। ds का मतलब डिस्टेंस, dt का मतलब टाइम। तो बच्चों ये v है, ये चीज क्या है, v है। ये हो जाएगा m इंटू वी इंटू डी वी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर v तक। अब मास तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाकी बच रहा है v डी वी, ठीक है। मास कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर देता हूं लोग। तो v डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और लिमिट पुट करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2। आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो वी स्क्वायर आएगा, लोअर लिमिट से 0 ही आ जाएगा। तो आंसर अगेन आपका आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। फर्क ये है कि यहाँ पर ये फोर्स कांस्टेंट था और ये वाला फोर्स क्या है बच्चों, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है ना। समझ गए, नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे का कहानी कथा हम बताते हैं जी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बताता हूँ। तो आपने पढ़ा अभी अभी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम इंटू वी डॉट वी, क्योंकि मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ा चुका हूँ ना, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एम का मतलब क्या होता है, मास। मास होता है क्या बच्चों, स्केलर, और वेलोसिटी ये है ना, ये चीज क्या है, वेलोसिटी, ये वेक्टर होता है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो ये जो खाली भी लिखा हुआ है ना, ये स्पीड है, और स्पीड खुद क्या होता है, स्केलर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा जी स्केलर। कोई भी एनर्जी स्केलर होता है, ठीक है ना। ये एक पार्टिकल के लिए है, ये काइनेटिक एनर्जी किसका है, ऑफ वन पार्टिकल है, ठीक है। अगर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले लें, एसओपी मतलब आपको समझना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी लोगे तो ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्टिकल होगा। जैसे एक पार्टिकल है m1, उसका स्पीड है v1। एक पार्टिकल है m2, उसका स्पीड है v2। ऐसे समझ लो कितने सारे पार्टिकल हो सकते हैं ना, mn vn का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ समेशन 1 to n एम आई वी आई का स्क्वायर। देख लो, आई का मतलब है 1 2 3 ऐसे करके, तो m1 v1 mi vi लिखा हुआ है, m2 v2 mi vi, क्योंकि i का वैल्यू 1 2 3 4 से लेके कहां तक जाना है, n तक जाना है, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो, अब आगे बताता हूं। आप लोगों को ये तो पता होगा ना, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसका अगर खाली
मैग्नीट्यूड लिखें, अगर सिर्फ क्या लिखें मैग्नीट्यूड, तो P बराबर क्या लिख सकते हो mv, ठीक है ना। तो हम एक रिलेशन बतला रहे हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देखो रिलेशन मैग्नीट्यूड में बता रहे हैं, क्योंकि ये तो वेक्टर है ना और ये स्केलर है ना, तो कैसे रिलेशन निकलेगा, निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा खाली। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम का ये ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में खाली रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। अब आप क्या करो, मास को ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, इससे क्या फायदा होगा, एम और एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो एम भी क्या है, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ही तो है ना, तो इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर मैं आपको आगे का कहानी बतलाता हूँ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर भी कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास होगा, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच का ग्राफ क्या चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, है ना। फिर आप देखो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मास ही क्या रहे कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, v के स्क्वायर पे। इसका ग्राफ होगा पैराबोलिक, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ बच्चों, ठीक है ना, कि जिस पे पावर 1 होता है उसके सिमेट्रिक ग्राफ रहता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये स्पीड है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम रखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेज स्पीड का ग्राफ, ठीक है। फिर देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। इस वाले में यदि ऐसा हो कि मास क्या है कांस्टेंट है, ठीक ना, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम के स्क्वायर पे। तो यहाँ भी अगर आप ग्राफ बनाएंगे के और पी के बीच में, तो फिर पैराबोला बनेगा, स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाए थे आपको हम, इसमें पावर 1 किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। तो इस तरीके से ग्राफ होना चाहिए था, लेकिन मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, ये चीज क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको नेगेटिव नहीं करना है मैग्नीट्यूड को, इसलिए इधर का नहीं बना रहे, सिर्फ राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड का बनाए हैं, ठीक है। इस वाले में अगर उल्टा करके देखो, अगर P को ही कांस्टेंट कर दो तब तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा कि मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हाइपरबोला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, हाइपरबोला। इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं मास बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है बच्चों, धीरे 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 कम होते चल जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। फिर आपको हम आगे का कहानी बतलाते हैं। अभी अभी जो हमने ग्राफ और रिलेशन देखा उसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, एक्चुअली वो है क्या, ठीक है ना। वो एक्चुअली नज़रों का धोखा है, जिसमें आपको लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है या स्पीड के प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली ना मास पे डिपेंड करता है ना स्पीड पे डिपेंड करता है। वो जो हमने अभी पीछे किया था ना, वो एक कंपैरिजन करने का मेथड है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो प्रैक्टिकली। मान लो बच्चों
एक पार्टिकल का मास है m, ठीक है, और इसका स्पीड है v, और फिर एक और पार्टिकल उसका भी मास है m, और मान लो इसका स्पीड 2 भी है, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू 2v का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये चीज है अगर k, तो ये चीज देखिए कितना है, 4k है क्या, बताइए, है ना। तो इसमें क्या देखें हम लोग कि जिसका स्पीड ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन करने का मेथड है। सोचो इसको स्पीड आपने v दिया है और इसको आपने स्पीड 2 भी दिया है, तो इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा होगा w, तो इसमें कितना वर्क करेंगे आप, 2w। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपको समझना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल वर्क पे, बाहर से आपने कितना वर्क किया है उस पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, देखो मान लो आपके पास एक मास है m और एक मास है आपके पास 2m, इसको भी आपने स्पीड v दिया और इसको भी आपने स्पीड कितना दे दिया, v दे दिया। तो इसका काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे आप हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी इस वाले का जस्ट क्या है, डबल। तो क्या इसका मास ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी आ गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इसमें आपने वर्क W किया होगा ना, तो इसमें आप वर्क क्या करेंगे, यहाँ पे 4W है, 4 गुना वर्क यहाँ पे करना पड़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक। मैं आपको 2 और एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो जैसे मान लो एक पार्टिकल का मास है m, ठीक है ना, और मान लो इसका स्पीड है v, और सपोज एक पार्टिकल है जिसका मास है m/4 और इसको स्पीड दे दिए हैं हम 2v का, ठीक है। मास अलग है, स्पीड भी अलग है। इसका काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ इंटू m/4 इंटू 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा, तो देखो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम आ गया। बताओ ये कैसे हो गया भाई, मास अलग है स्पीड अलग है तब भी, बिकॉज इस पे जितना वर्क किया उतना इस पे वर्क किए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का कम होना या नहीं होना या ज़्यादा होना या कम होना सब वर्क पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो आप मान लो मास m है, स्पीड v है, ठीक है। फिर एक मास है, ठीक है ना, मान लो इसका मास आप ले लो m/2 ले लो सपोज, ठीक है। नहीं एक्चुअली इसका मास आप 4m ले लो, ठीक है, और इसका जो स्पीड है ना वो आप ले लो v/2 ले लो, ठीक है। अब इसका काइनेटिक एनर्जी आप देखो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ इंटू 4m इंटू v²/4 आ जाएगा। तो इसका और इसका काइनेटिक एनर्जी फिर से देखो क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब है सेम अमाउंट ऑफ वर्क किए होंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी अलग अलग मास और स्पीड में आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कहना कि मास ज़्यादा या कम होने से या स्पीड ज़्यादा या कम होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ या घट जाता है, ये कहना या सोचना गलत है, ठीक है ना। तो पीछे जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला बताए थे वो बेसिकली कंपैरिजन के लिए बताए थे, ठीक है ना। यह स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो अलग अलग मासेज आप इंक्रीज कराते जाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये कि ज़्यादा वर्क का नीड होगा, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास और स्पीड बट इट डज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वर्क, ठीक है ना बच्चों। ये बाहरी वर्क पे डिपेंड करता है, बाहर से जितना वर्क किया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए।